देखा था पहले, थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं. So we studied that we'll solve it using a greedy algorithm. So there are two aspects in that. Number one is not all computational problems can be solved through a greedy algorithm. ठीक है? So it's not like for every computational problem there can be a greedy approach. There are some very limited cases on which greedy algorithm applies, because that's like a luck kind of a thing. The problem happens to be such that greedy algorithm works on it. Then we study that knowing that this problem can be solved through a greedy algorithm by itself is not a solution. We need to know the correct greedy strategies. So we looked at a few strategies and we saw that they don't work, and in the end, I think we ended on this slide. In the end, we decided that we'll use the earliest finish time greedy strategy. Okay? So when we use this greedy strategy, our algorithm will look like this. So I'll have a sip of coffee. So let's just do a quick recap of I'll go into more detail than we needed to. So R is the set that we get as a input. Okay? So this is R, and A is calculation of algorithm. So this is an answer that the algorithm is constructing iteration by iteration, interval by interval. So since we are using a earliest finish time algorithm, so it makes sense that we sort it by the finish time. So we have, in any request, we have two things. So a request has a start time and a finish time. ठीक है? तो हमारे पास इस तरह की खूब सारी रिक्वेस्ट है और उनको हम सिर्फ इस एक पैरामीटर यानी फिनिश टाइम के ऊपर हम सॉर्ट कर लेते हैं. ठीक है? कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है ये चीज. हमारे पास ये आप रोजाना ही तकरीबन करते रहते हैं. फाइल एक्सप्लोरर में जब आप कहते हैं कि सॉर्ट बाय साइज या सॉर्ट बाय टाइप या सॉर्ट बाय नेम या सॉर्ट बाय लास्ट मॉडिफाइड, तो वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर सॉर्ट कर रहा होता है. ठीक है? तो ये सिर्फ ये है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन से वाले वेरिएबल को देखेगा. तो उस फाइल के साथ या उस इंटरवल के साथ कई एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड हो सकते हैं. हम उसका फिनिश टाइम के ऊपर वो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लगा रहे हैं. ठीक है? तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है. जब हम पढ़ रहे होते हैं कि एक इंटीजर है जिसमें एक अरे है, तो वो एक इंटीजर को अरे को हमें सॉर्ट करने की यूजुअली जरूरत नहीं होती. वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. वो कस्टमर का डेटा होता है. बैंक में कौन सा अकाउंट में सबसे ज्यादा पड़े और पैसे पड़े हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ. मतलब इस किस्म की चीजें मैं जानना चाहता हूँ. तो वो कुछ ना कुछ और होता है. कौन सबसे ज्यादा कॉल कर रहा होता है, मोबाइल लिंक जैसी कंपनी, शायद वो इस तरह की चीज में इंटरेस्टेड होगी. और फिर मेरे पास एक लूप होता है जो कि मेरे पास चलता रहता है, और वो उन तमाम रिक्वेस्ट जो कि मेरे पास इस वक्त करंटली आर में अवेलेबल है उनमें से अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम वाला सेलेक्ट कर लेगा. यानी जो हमारे सॉर्टेड लिस्ट है उसमें जो पहला वाली रिक्वेस्ट है वो सेलेक्ट कर लेगा. ठीक है? क्योंकि मेरे पास फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्ट हुआ हुआ है, तो वो पहली रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लेगा. तो वो उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सॉर्टेड है, तो अब उसके पास काइंड ऑफ रेडीमेड अवेलेबल हो जाता है. एक दफा एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वो सेलेक्ट कर लेता है,
तरह की सिचुएशन है मेरे पास, तो अगर ये वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके नतीजे में कुछ रिक्वेस्ट जो है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक क्लास वक्त में एक क्लासरूम या वो रिसोर्स जो है वो मल्टीपल पर्सन्स को एलोकेट नहीं कर सकता। तो कौन से वाले को हम डिस्कार्ड करेंगे? ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और ओवरलैप की निशानी ये है कि स्टार्ट टाइम लेस देन finish time of this thing is greater than or equal to start time of this thing, ठीक है। तो हम ऐसे ही है ना, जब वो फिनिश हो रहा है उससे पहले वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमने एक रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर ली, उसको ए में डाल दिया, बाकी कुछ रिक्वेस्ट को हमने रिमूव कर दिया। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि दिस एल्गोरिथम इज ऑप्टिमम, ठीक है। और ये मुश्किल काम है, मतलब ये स्क्रैच से करना इतना सिंपल काम नहीं है। तो हम जो है थोड़ा सा याद दहानी कराते हैं कि एल्गोरिथम हमारा ऑप्टिमम तब होगा जब हर पॉसिबल इनपुट में वो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दे। तो उस इनपुट के लिए जो चीज मैक्सिमम पॉसिबल है वो मुझे एक लेस देन एक्सपोनेंशियल टाइम में दे दे, ठीक है। मैं तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज चेक कर सकता हूँ लेकिन वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेगा, ठीक है। तो वो हर सिचुएशन में मुझे चाहिए, और अगर किसी एक सिचुएशन में भी वो नॉन ऑप्टिमल रिजल्ट देता है तो वो प्रूफ नहीं हो रहा, वो काउंटर प्रूफ हो रहा है, ठीक है। अब जो आंसर ए है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या कह रहा है? ये ए जो है मस्ट बी कंपैटिबल, और कंपैटिबल से मतलब ये है कि ओवरलैप ना कर रहा हो। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो कंपैटिबल इवेंट इंटरवल्स हमारे पास वो वाले इंटरवल्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, जो कि इंटरवल्स और रिक्वेस्ट को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट एक खास इंटरवल के लिए आती है, ठीक है, जो कि ओवरलैप एक दूसरे से ना कर रही हो, ठीक है। और ए जो है वो मेरे पास हमेशा जो है वो कंपैटिबल होगा, तो उसके जो तमाम सेट होंगे वो मेरे पास एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। तो मेरे पास जो तमाम के तमाम ए है वो मेरे पास ऐसा तो हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए, मतलब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो दिस इज फाइन क्योंकि ये कंपैटिबल है, और दिस इज नॉट फाइन बिकॉज ये मेरे पास ओवरलैपिंग इनकम्पैटिबल है। तो why is this claim true? जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, जो आप मेरे साथ रिपीट कर रहे थे कि ए जो है वो हमेशा कंपैटिबल रिक्वेस्ट देगा। कंपैरिजन कर रहे हैं हम, फिर वो लास्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग और जो ओवरलैपिंग होते हैं वो कंपैरिजन वाला जो पार्ट है उसके एग्जैक्टली रिमूवल वाला जो पार्ट है उसके रिमूवल वाला जो पार्ट है, तो जब हम एक रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग, तो उसके जो ओवरलैपिंग जो कुछ भी है वो हम रिमूव कर देते हैं। फिर अगली रिक्वेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उससे जो ओवरलैप हो रहा है वो तमाम के तमाम हम रिमूव कर देते हैं। तो फिर इसका
मतलब हम लोग तो सिर्फ ओवरलैपिंग चेक कर रहे हैं। तो ऐसा एल्गोरिथम इसके अंदर ओवरलैपिंग चेक करेगा कि क्या कोई ओवरलैपिंग है, अगर तो नहीं है तो वो नहीं, पहले हम ज्यादा रिक्वेस्ट भी तो चेक कर रहे हैं ना। नहीं, सिर्फ हम ये तो नहीं चेक कर रहे कि नॉन ओवरलैपिंग मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाए। वो तो मेरे पास 100 रिक्वेस्ट आ जाए, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी नॉन ओवरलैपिंग है, वो भी कंपैटिबल है, लेकिन वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन नहीं है ना हमारी। ये तो वो बिल्कुल बेसिक कंडीशन है। असल कंडीशन तो नंबर ऑफ इवेंट है। सर स्टार्ट टाइम चेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर हाँ? ओवरलैप कर रहा है तो कोई ऐसी कंडीशन बना देंगे सेकंड जो इवेंट आ रहा है उसको हम नहीं, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए रियल वर्ल्ड सिस्टम में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड सिस्टम में कैसे में आप इतने बजे क्लास ना लाए, आप इतने बजे क्लास ले लो, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को अलोकेट करेंगे तो जो रिजेक्ट होंगे तो फिर उनको कह सकते हैं कि यार आप इधर कर ले। और फिर दूसरी बात ये कि आप एक सिनेरियो बनाते हैं जो कि एक लिमिटेड सिनेरियो होता है जिसके लिए आप एल्गोरिथम करते हैं। वो हर पॉसिबल सिनेरियो, अब ये चैट जीपीटी तो है नहीं कि हर किस्म की चीज आपको खत भी लिख कर दे देगा, पॉइंट भी लिख कर दे देगा, उस किस्म की चीज तो नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा स्पेसिफिक छोटा काम कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है। तो यहां तक तो बात मेरे ख्याल से आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं ऑप्टिमैलिटी की प्रूफ की तरफ। अभी तक हमने ऑप्टिमैलिटी का प्रूफ नहीं किया। तो ऑप्टिमैलिटी का प्रूफ, ये दो चीजें हम शुरू में हमने कही थी ना कि एक एल्गोरिथम का हम देखते हैं कि ये करेक्ट है। तो चूंकि ये अब मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम है तो उसमें मतलब ये है कि ये मेरे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर मुझे दे रहा है, मोस्ट ऑप्टिमम आंसर दे रहा है। तो ऑप्टिमैलिटी का प्रूफ हमने करना है। तो उसके लिए हम ये हमारा एक अजम्पशन है कि ओ जो है वो मेरे पास एक नॉन ऑप्टिमम सेट है, ठीक है। तो कोई भी मेरे पास इनपुट आएगा, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, कोई भी इनपुट ऑफ रिक्वेस्ट है कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन इस रिक्वेस्ट के लिए मुझे ये तो पता है कि देयर would be a max compatible set। यहाँ तक हम कर सकते हैं कि इसका एक ऑप्टिमम सेट होगा, ठीक है। मुझे बेशक नहीं पता कि इसका क्या है, लेकिन इसका कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो अब वो जो है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ओ से, उसके अंदर क्या कंटेंट्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ओ का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एल्गोरिथम की दुनिया में ये काइंड ऑफ इसको इस तरह कहते हैं कि ये एक ऑरिकल है। तो ऑरिकल वो एंशियंट ग्रीस में वो काइंड ऑफ लोग उससे जिन कह लें आई गेस हमारे सोसाइटी के उसमें, या कोई बाबा जी होते थे तो लोग उससे फ्यूचर के बारे में पूछते थे तो वो फिर बताता था कि अच्छा काइंड ऑफ ये जो जिसको हकीकत पता होती है, जिसको दूर तक नजर आ रहा होता है, जिसको गैब का इल्म होता है, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास हो तो उसका कोई आंसर होगा जिसका मुझे नहीं पता कंटेंट्स क्या है, लेकिन हम यहाँ तक तो एग्री कर सकते हैं ना कि कोई आंसर होगा, ठीक है। तुमने तो बुक पढ़ी हुई है ना तुम कह रहे हो यार सारा समझ आ रहा है किसी को इस बात पे कंफ्यूजन, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इस पर तकलीफ होती थी शुरू में। तो इसे मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग कंटेंट होगा, रिक्वेस्ट होंगी। मतलब देखें, अगर मेरे पास एक है, आप 40-50 लोग हैं, मैंने इसमें से 10 मुजाहिद टॉप वाले पूरे करने हैं, तो
अब मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से 10 पिक करूं, लेकिन आप 50 में से कोई तो 10 सबसे बेहतर मुजाहिद होंगे ना। मतलब कोई भी 10 आप हो सकते हैं, हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन कोई टॉप 10 तो हो सकते हैं ना। यहाँ तक तो कह सकता हूँ ना Yes. कि मैंने अभी सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन कोई आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस आंसर का कोई होगा, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट आंसर है जो कि बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो आप उसको इमेजिन करें कि एक ऑरेकल ने आपको वो आंसर दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि मैं दिखाऊं कि O और A एग्जैक्टली बराबर है, O इज इक्वल टू A, ठीक है। A एक स्पेसिफिक आंसर है जो मेरे एल्गोरिथम की एक स्पेसिफिक रन ने जनरेट किया है, लेकिन देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि मेरा एल्गोरिथम एक ऑप्टिमम आंसर निकाले और ऑरेकल मुझे कोई और ऑप्टिमम आंसर बताए। पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, आंसर्स मल्टीपल हैं। आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं। आसान लफ्जों में, अगर क्लास में किसी का टॉप है तो वो टॉप 2-3 बंदों ने किया हो सकता है। तो मैं एक एल्गोरिथम लगाकर मेरे पास एक नाम आ जाता है, मैं किसी से कुछ और तरीका लगाकर मेरे पास एक और तो इक्वालिटी शो करना बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता ये शो करना कि दोनों के नंबर बराबर हैं, 84 इसके भी हैं 84 उसके भी हैं, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हम इंस्टेड ये शो करेंगे कि A और O दोनों का साइज बराबर है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास मैक्सिमम है और मेरा एल्गोरिथम भी मेरे पास इसकी इक्वालिटी है, इक्वल है, देन दिस इज आल्सो मैक्स, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये भी मेरे पास कंपैटिबल इंटरवल्स होंगे, क्योंकि ये मेरे पास एक करेक्ट आंसर है और ये भी मेरे पास कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है इसके इंटरवल इसके साथ ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन जब इस सेट को देखेंगे तो वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। तो कुछ नोटेशन है। ए वाली को हम कहते हैं कि ये A1 A2 से लेकर IK तक मेरे पास इंटरवल जा रहे हैं। तो मैंने बेसिकली उनको सिर्फ नाम दिए हैं कुछ। मेरे पास जो पहला इंटरवल है उसको मैं I1 कहता हूँ, फिर I2 कहता हूँ, I3 कहता हूँ और IK मेरे पास आखिरी इंटरवल है। तो इसमें K इंटरवल्स हैं या K रिक्वेस्ट है। और इसी तरह O चूंकि मेरे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वेस्ट है जो कि कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए डिफरेंट नोटेशन यूज करूंगा ताकि वो डिस्टिंग्विश हो सके I और O और A के रिक्वेस्ट। तो इसको मैं J1 J2 से लेकर JM तक कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो गोल है वो अगर मैं इसको कहूँ तो इसकी टर्म में कहूँ तो मेरा गोल है कि K इज इक्वल टू M, ठीक है। और M इज द नोन मैक्स नंबर ऑफ नॉन
हर रिक्वेस्ट को मैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि वो नॉन ओवरलैपिंग रिक्वेस्ट है, तो एक ही रिक्वेस्ट जो है वो मेरे पास कोई एक फर्स्ट होगी, फिर एक सेकंड रिक्वेस्ट होगी और फिर एक लास्ट रिक्वेस्ट होगी, और ये टाइम वाइज मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग है तो स्टार्टिंग टाइम किसी का पहला होगा तो उसका फिनिशिंग टाइम भी पहले खत्म होगा उससे पहले के, ठीक है। तो वो मैं बाकायदा कह सकता हूँ कि ये टाइम में पहले आ रहा है, ये टाइम में बाद आ रहा है, ये टाइम में। तो मेरे पास ये जो ऑर्डरिंग की हुई ना I1, मेरे पास टाइम वाइज पहला रिक्वेस्ट आ रहा है जो सुबह के टाइम के लिए रिक्वेस्ट आई है, ये मेरे पास कोई दोपहर के टाइम के लिए, ये कोई शाम के टाइम के लिए रिक्वेस्ट है। तो इस तरह हम इसको सोच सकते हैं। कोई भी सवाल हो काइंडली पूछ लें। मुझे थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग खासे खामोश हैं। सर क्रोनोलॉजिकली करना था, रिपीट करना। इससे फायदा क्या होगा क्रोनोलॉजिकली? उसका आगे प्रूफ में फायदा होगा। नहीं, वैसे एक हकीकत भी है ना, देखो मतलब दो क्लासें हैं, तो एक मेरे पास खत्म हो गई तो फिर कोई अगली स्टार्ट हो रही है, फिर कोई अगला स्टार्ट हो रहा है, फिर कोई अगला स्टार्ट हो रहा है। तो ये टाइम में पहले है, टाइम में बाद में है। तो ये तो एक क्रोनो, इसका मतलब तो ये फायदा क्या है वो थोड़ा सा आगे प्रूफ में थोड़ा सा हमें ये मदद देगा। किसने सवाल पूछा? ये तो मेरे पास वो रिक्वेस्ट है जो कि मुझे एल्गोरिथम ने आंसर कैलकुलेट करके दिया है, ठीक हो गया। वो मेरे पास जो भी कोई इनपुट होगी तो उसका कोई मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल आउटपुट होगी, ठीक है। अगर मेरा एल्गोरिथम गलत भी है लेकिन कोई एग्जिस्ट तो करती होगी, मतलब मैं आपको कोई सेट ऑफ रिक्वेस्ट दूं तो आप 2 रातें लगाकर उसका मुझे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से, तो वो आपके एल्गोरिथम ने नहीं बनाया, वो आपने खुद या मेहनत से करके बनाया है या किसी आपके दोस्त ने बनाकर दिया है, तो वो आपके पास एक और बेस्ट है। तो वो मेरे पास वो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मजे की बात ये कि ओ का मुझे पता भी नहीं है कि इसमें है क्या, ठीक है। वो एक ख्याली सेट ऑफ रिक्वेस्ट है जो कि ऑप्टिमम है। क्यों? क्योंकि मैं ये इमेजिन, मुझे ये पता है कि इसका एक आंसर मौजूद है। ये ऐसे ही है ना कि मैथ्स का एक मुश्किल सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, तो उसका कोई करेक्ट आंसर तो है ना। हो सकता है मुझे पता हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसका एक ओ आंसर होगा और उसकी कुछ खुसूसियात होगी। तो वो खुसूसियात उसको मैंने कहा कि ये J1 J2 होंगी, ये नॉन ओवरलैपिंग होंगी, क्योंकि वो एक मैक्सिमम पॉसिबल सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रिक्वेस्ट है। एवरी स्टेट, आप एल्गोरिथम की एवरी स्टेट ओके सर। इस स्टेप पर हमें पता नहीं है ना कि ये m और k बराबर है कि नहीं है। हमारा गोल ये है कि m और k बराबर है। हाँ देखें, O हो सकता है 4 है, A 3 है, तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम कम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो नॉन ऑप्टिमम है, ठीक है। तो मुझे चूंकि पता नहीं है कि मेरा जो है वो ऑप्टिमम है भी कि नहीं है, यही हमारा गोल है, तो इसलिए हम इसको अभी अज्यूम नहीं कर सकते कि ये बराबर है, ठीक है। आखिर में जाकर हमें यकीन हो जाएगा कि ये बराबर है। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली मतलब ये बराबर ही आएंगी क्योंकि हम एक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाए तो इस स्टेज पर हमें नहीं पता। इस स्टेज पे जो हमने 4 मेथड्स हम डायरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करें। हम मिक्सचर ऑफ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उसकी प्रिलिमिनरी नोटेशन डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ। तो ये हम नोटेशन डिफाइन कर रहे हैं कि ओ क्या चीज़ है। फिर हमने कहा कि ए की जो रिक्वेस्ट है वो हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसकी जो नोटेशन है वो जे से रिप्रेजेंट करें। फिर हमने कहा कि ये कंपैटिबल रिक्वेस्ट होंगे, ये प्रूफ में फिर हमारे यूज होंगे। ठीक है। ये आपके सवाल वो आंसर है। नोट दैट एट दिस स्टेज वी डू नॉट नो दैट इफ k is equal to m, that is the objective of our proof। ठीक है। और यहाँ पर वो नोटेशन लिखा हुआ है कि अभी हम नोटेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम वो प्रूफ की तरफ आ रहे हैं। तो पहला तो है लेमा। तो लेमा वो थ्योरम से छोटा वाला एक वो चीज होती है जो कम इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो अंडर ग्रेड की डिग्री है ये, फिर थ्योरम ग्रेड की डिग्री होती है आई गेस। ठीक है। तो ये है जी। क्या कह रहा है ये, मुझे कौन बताएगा ये? एक सेट के ए में जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो आरित आईडी है उसकी फिनिश टाइम इज लेस देन इक्वल टू द फिनिश टाइम दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रिक्वेस्ट, सेम आरित रिक्वेस्ट इन ओ। एग्जैक्टली। तो मेरे पास ए के अंदर कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रिक्वेस्ट है और मैं इस तरह लेबल इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर्ड है। तो मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मुझे ये कंफ्यूजन नहीं है कि स्टार्टिंग टाइम पहला है और हो सकता है फिनिश टाइम में कोई आगे पीछे हो जाए। तो अगर हमने फिनिश टाइम पे एक दफा सॉर्ट कर लिया है तो क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट करने की जरूरत है? क्रोनोलॉजिकली बेटा हमने सॉर्ट किया ही नहीं है। हमने उसको सॉर्ट किया, फिर मैंने कहा कि वो क्रोनोलॉजिकली सॉर्टेड है। वो इसलिए क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग है। तो जिसका फिनिश टाइम पहला होगा उसका स्टार्टिंग टाइम भी पहला होगा। जिसका फिनिश टाइम बाद में है तो उसका स्टार्टिंग टाइम भी बाद में है। तो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है कि वो थोड़ा सा मैं उसको ऑर्डर कर सकता हूँ विदाउट कंफ्यूजन के फिनिश टाइम में कोई पोजीशन डिफरेंट होगी बनिस्बत स्टार्टिंग टाइम के। ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से मैं उसको ऑर्डर कर लूँ, 1 2 3 दे दूँ या फिनिश टाइम के हिसाब से दे दूँ, वो एक ही बात है। नंबर उसका वही आएगा। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डरिंग का मतलब यही है कि वो पूरी रिक्वेस्ट पहले है। जब मैं सिर्फ कहता हूँ फिनिश टाइम तो वो सिर्फ मैं फिनिश टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरी रिक्वेस्ट पहले आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर अगली आ रही है, फिर उसके बाद एक और आ रही है। ठीक है। तो ए की रिक्वेस्ट जो है वो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह है। ओ की रिक्वेस्ट मेरे पास अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये चूंकि मेरे पास एम तक जा रहा है तो ये मेरे पास mth रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट को देखूं तो वो I1 होगा और ये J1 होगा। इसका मैं अगर फिनिश टाइम लूं और इसका मैं फिनिशिंग टाइम लूं तो ये लेमा मुझे कह रहा है कि ये लेस देन और इक्वल टू ये होगा। इसी तरह अगर मैं फिनिश टाइम ऑफ I2 लूं तो वो लेस देन फिनिश टाइम ऑफ J ऑफ 2 होगा और यही मेरे पास सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। हाँ? ऑप्टिमाइजेशन के लिए
इक्वल इक्वालिटी में कंफ्यूज ना हो, ये बस ये आप इस तरह करें कि बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेस देन क्यों? लेस देन क्यों है? सर लेस देन क्यों नहीं है, सिर्फ लेस देन आपके Equal क्यों है? सिर्फ इक्वल टू क्यों? इनका सर अच्छा। हमने और एक इकट्ठा फाइंड करना है ना कि सेम है। तो मेरे पास इस तरह की बस सिचुएशन, वो कह रहा है कि वो इस तरह की सिचुएशन मेरे पास आ सकती कि वो नहीं, ये तो कुछ बस मैंने बस फिनिश टाइम। हाँ, क्योंकि वो मेरे पास बराबर भी हो सकता है। देखें, चलो एक और लिहाज से सोचते हैं। एक ऐसी रिक्वेस्ट हो सकती है कि जो ओ में भी मौजूद हो और ए में भी मौजूद हो सकता है। जब हो सकता है तो उसका फिनिश टाइम बराबर होगा ना, ठीक है? तो इसलिए इक्वालिटी आ गई, ठीक हो गया। अब दो अलग अलग है मेरे पास, तो अगर वो सेम फिनिश टाइम नहीं है तो वो पहले खत्म हो रहा होगा। सही, हम क्यों कह रहे हैं कि ओ ए में जो जितने भी इंटरवल्स हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट है, उनका फिनिश टाइम छोटा है एज कम्पेयर टू इन ओ। मैं ये नहीं कह रहा सर जी, ये लेमा क्यों कह रहे हैं? हाँ? ये लेमा क्यों कह रहे हैं? लेमा ये कह रहा है कि ये हकीकत है, और ये पार्ट कह रहे हैं कि वाई ये इस तरह है, ठीक है? तो रीजनिंग यहाँ पर है। लेके चल रहे हैं ना, एक अजम्पशन लेके फिर बेस केस लेके हम आगे जाके हाँ, ये मेरा क्लेम है और आगे इसका प्रूफ है, ठीक है? और प्रूफ में फिर वो रीजनिंग आ जाएगी जो कि शायद आपको कन्विंस कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह की ये कोई सिंपल इंट्यूटिव नहीं हो गई जो कि आप एक जुमले में कहें हाँ भाई अब समझ आ गया, ठीक है? जल्दी डाइजेस्ट करिए। हाँ जल्दी, हाँ ठीक है। सर ये जो आई है ये ए वाली लाइन में और जे जो ये ओ वाले में से जी जी, ये मेरे ख्याल में हमने शुरू में इसी तरह डिफाइन किया था। मैं इसको डबल चेक कर, हाँ जी ऐसे ही है। आई अगर पहली वाली लाइन में देखें तो ओ ए वाली आई के साथ है और ए नहीं, ओ वाली जे के साथ है। अच्छा, तो जब भी कोई प्रूफ, लेमा, कोई भी चीज आ जाए तो उसका वो सबसे पहला काम जो होता है कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसको जरा समझना जरूरी है कि ये क्या क्या आ रहा है, ठीक है? कोई भी एग्जाम में भी सवाल आ जाए तो उसको समझने में टाइम लगाना चाहिए, ठीक है? ये मैं बार बार नोट करता हूँ, आपको मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा, लेकिन बार बार थोड़ा स्टूडेंट्स एग्जाम में भी जल्दी करते हैं, वो सवाल आधा पढ़ा होता है आधा नहीं पढ़ा होता, वो उनको होता है कि बस कुछ लिखना शुरू कर दें। तो वो थोड़ा सा वो करके ना पहले सवाल अच्छी तरह समझेंगे या लेमा अच्छी तरह समझेंगे तो प्रूफ समझ में आएगा। तो ये बड़ा एक प्रिलिमिनरी वो है, स्टेप है, ठीक है सर? हाँ जी जी, कंफर्म पूछें। करना, हम फिनिश टाइम आई और फिनिश टाइम जे को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम दो अलग अलग सेट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ए और ओ में से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम सारी कहानी ही कंपैरिजन शुरू की है क्योंकि हमारा गोल ही ओ के साइज को ए के साइज के बराबर दिखाना है, तो उसमें कंपैरिजन ही आएगा। जब वो हमारी कहानी का मकसद ही वो कंपैरिजन है तो कहानी का शुरू भी वहीं से हो रहा है। हाँ? एंड में शायद नहीं, मैं दोबारा सोचें इसके ऊपर, ये मैं जो आपके हम बारे में कंसिडर आता हूँ करते हैं वापस। कि एल्गोरिदम से जो आंसर आया इंटरवल्स के वो ए है, हाँ अब बोलो। तो जो एल्गोरिदम्स में हमें जो ऑप्टिमल आंसर दिए या फिर जो इंटरवल्स जो हैं हम ए में डाल रहे हैं वो एल्गोरिदम्स है। हाँ, एल्गोरिदम्स जो मुझे इंटरवल निकालता जा रहा है वो मैं 8 में ए डाल में डालते जा रहे हैं। हाँ। सर ओ में कहाँ से आ रहा है? ओ में मेरे पास जो है वो एक नजूमी ने मुझे assumption बताया। है ना सर। सर, Assumption है। तो ये ना कि एक कोई एल्गोरिदम है वो एक आंसर दे रहा है और एक असम्पशन मैं करता हूँ कि वो मैं ओ में डालूंगा वो मेरी मर्जी। नहीं, ये तुम्हारी मर्जी, आप नजूमी नहीं है। नजूमी तो सर कोई भी हो सकता है ना। नहीं, सर वो नजूमी डिफाइन है ना। नजूमी बड़ा पहुंची हुई थी। सर मैं वही समझना चाह रहा हूँ। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ है
तो यूनिवर्सल ट्रुथ को मानते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये इसका देखें, कोई हकीकत है, ठीक है। पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, दुनिया में जंग में कुछ हो रहा है, न्यूज में आप देखते हैं, वो हकीकत है नहीं हकीकत हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि कोई एक्चुअल हकीकत है जो कि अल्लाह को हमें नहीं पता लेकिन अल्लाह को पता है, ठीक है। तो ये इसी तरह किसी प्रॉब्लम का एक मैक्सिमम पॉसिबल आंसर तो है ना। एल्गोरिथम हमारा काम नहीं करता, और मैं ये क्लेम भी नहीं कर रहा कि इसमें ये और ये एल्गोरिथम आंसर्स आ रहे हैं, वो ये पूरे उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तक तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई है और उसकी कुछ खूबियां होंगी, तो उस खूबियों के ऊपर हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद उसको अपने एल्गोरिथम को दिखाना है कि ये उसके हकीकत के करीब है। हजम हो रही है बात? वैल्यूज तो हम ओ को भी खुद दे रहे हैं, तो वो तो हमारी मर्जी से ज्यादा। अच्छा, खुद कौन सी वैल्यू दी है मुझे बताएं। जे की वैल्यूज जो हम दे रहे हैं, जे एक वेरिएबल है, जे एक देखें, जे एक वैल्यू नहीं है। की वैल्यू हमें एक ऑप्टिमल दी हुई है एट एंड रिजल्ट, वो अलग हो सकता है, बाकी जे तो हम खुद ही चूज करते जा रहे हैं। So J is any request? जे में मैंने ये तो नहीं कहा ये 8 बजे शुरू हो रहा है 11 बजे खत्म हो रहा है ना, मैंने ये कहा कि जे जो है ओ में 10 रिक्वेस्ट है, ए में 9 रिक्वेस्ट है, वो मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ रिक्वेस्ट है वो एक भी हो सकती है, ठीक है। तो वो ये नहीं है, ये उसका देखें वो बेसिकली बेंचमार्क ट्रुथ है, एक बेंचमार्क ट्रुथ है जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। सर वो तो टोटल है ना, इंडिविजुअल का तो नहीं ना पता जो साथ टाइम इंटरवल चल रहा है। इंडिविजुअल का नहीं है, लेकिन मैं देखें मेरा एल्गोरिथम एक खास तरीके से कर रहा है, वो एक खास तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है। अब मेरा मकसद सिर्फ ये कि अपने एल्गोरिथम के नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को शो करना ओ के नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के बराबर शो करना है। एल्गो में देखेंगे, हैं? आगे देखेंगे। ठीक है। मुजम्मिल आप क्या कह रहे थे? मुझे ये लिंक समझ नहीं आ रहा कि फिनिश IR इज लेस देन इक्वल टू फिनिश JR। आई थिंक इसको ये कोई बेसिस बनेगा टू प्रूव हाँ जी, बिल्कुल यही बेसिस बने। नजर नहीं आ रहा लेकिन मुझे कि कैसे बेसिस बनेगा वो आगे नजर आ जाएगा। बस ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए अभी आपका जो सवाल है ये भी जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि हम पहले तो प्रूफ करेंगे और फिर उसको आगे कहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको चले अभी आगे देख लें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि आप कहाँ पर आप लोग जो हैं या आप में से कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ये ऑरेकल वाली बात पर ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। और मतलब मुझे याद है मैं वो एल्गोरिथम, मेरे टीचर बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तो वो मैं बैठा होता था तो मैं तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मतलब वो इंस्पायर होकर कोशिश कर रहा होता था, तो मेरे पीछे और आगे पीछे क्लास में क्या बकवास करा रहा है, पता नहीं क्या है ये। और तो वो मतलब मुझे समझ आ, मतलब मैं तो नहीं करा रहा था, तो मतलब बहरहाल ये जो ऑरेकल वाली जो कहानी है ना एल्गोरिथम की ऑप्टिमैलिटी, क्योंकि हमें उसका अब नहीं पता कि ये मुझे मैक्सिमम देगा भी नहीं देगा, तो इसमें वो एक अजम्पशन हमने करनी होती कि एक बेंचमार्क एल्गोरिथम मुझे क्या आंसर देगा, तो उसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा होता हूँ। तो सर ये फिनिश IR भी वही बता रहा है कि वो बेंचमार्क इक्वल होगा या फिर लेस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ यही बता रहा JR जो बेंचमार्क है असल में, फिनिश JR एक बेंचमार्क होगा एक खास इंटरवल। हाँ ये मतलब मुझे बता रहा है कि ये उससे या कम होगा या उसके बराबर ही होगा फिनिश टाइम, उसके बाद नहीं होगा। ऑप्टिमल यानी कि इक्वल हुआ तो ऑप्टिमल है, बहुत मोस्ट ऑप्टिमल। अगर इक्वल हुए तो इक्वल हो गया तो वो तो बराबर ही चल रहा।
हाँ लेस भी हो सकता है, लेकिन उससे ग्रेटर एसेंशियली ये बता रहे हैं कि फिनिश मेरे एल्गोरिथम का फिनिश टाइम जो है ऑप्टिमम के उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन वो इंडक्शन के थ्रू की है। तो बेस केस हमारा एल्गोरिथम जो है सबसे पहले, अच्छा बेस केस क्या है? तो बेस केस में हम जो है वो r इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, जो बेस केस होता है कि हम पहला वाला करते हैं। तो इसमें जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो इसलिए कि हमारा एल्गोरिथम पहली रिक्वेस्ट कौन सी पिक करेगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सॉर्टेड है वही फर्स्ट वाला, सबसे छोटा फिनिश टाइम होगा। तो वो जो भी रिक्वेस्ट पिक करेगा उसकी सबसे छोटी फिनिशिंग टाइम होगा। तो ऑरिकल का रिजल्ट या उसके बराबर या तो वही वाला रिक्वेस्ट होगी तो उस केस में बराबर आ जाएगा, या उसके बाद वाला होगा, उससे पहले वाला तो नहीं पिक कर सकता ना। यहाँ तक तो ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने किसी कॉन्क्रीट इंटरवल के साथ कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये वो ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है इस वक्त, है बिरयानी पकड़ी है, हाँ ठीक है। अब इंडक्शन में हमारे पास दूसरा स्टेप होता है प्रूव इंडक्शन स्टेप, और उसमें आपको याद होगा कि हम अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू होता है फॉर k-1, और हम प्रूव करते हैं कि ऑल्सो ट्रू फॉर k, ठीक है। तो पहले हमारे पास r इज इक्वल टू 1 था, अब r इज इक्वल टू k-1 हो गया। तो ये मैं k-1 भी कर सकता हूँ या मैं k भी कर लूं, तो उस केस में इसको मुझे k+1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किसी एक आर्बिट्ररी इंटरवल के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं उससे अगले के लिए मैं करूंगा। तो मेरा जो अजम्पशन है वो ये है कि ये मेरे पास प्रोपोजिशन इज ट्रूथ r-1, तो मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ जी ये एक ही रिक्वेस्ट है। तो ये मेरे पास खूब सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं पता नहीं कहाँ से, और मैंने दिखा दिया कि जो पहली रिक्वेस्ट है वो तो छोटी है इस रिक्वेस्ट से। और फिर मैं r-1 रिक्वेस्ट तक पहुंचूं, ये मेरे पास O वाली रिक्वेस्ट चलती जा रही हैं, ये भी मेरे पास क्रोनोलॉजिकली पता नहीं कहाँ तक चलती जा रही है, और इसकी भी कोई पहली रिक्वेस्ट होगी, और इसी तरह इसके बाद भी मेरे पास रिक्वेस्ट कुछ होंगी, ठीक है। तो अब मैं r-1 के लिए देखता हूँ। तो इसके लिए तो मेरे पास जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है, तो इसका फिनिशिंग टाइम जो है वो लेस है देन द फिनिशिंग टाइम ऑफ r-1, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि मैंने अब प्रूफ करना है कि r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r के लिए, तो मैं उसके लिए कंट्राडिक्शन लगाता हूँ, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन लगाता हूँ कि वी अज्यूम, तो इंडक्शन के अंदर कंट्राडिक्शन लग रही है, तो मैं उसमें अज्यूम करता हूँ कि द प्रोपोजिशन डज नॉट होल्ड फॉर द rth रिक्वेस्ट। तो उस केस में मैं कहता हूँ कि इसका फिनिशिंग टाइम ज्यादा है बनिस्बत इसके फिनिशिंग टाइम के, जिस तरह आपको नजर आ रहा है। अब मुझे ये बताए क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? लेमा तो फॉल्स हो गया हमारा, लेमा फॉल्स हो गया इस केस में, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है। यूं सर हिला रहे हो। पॉसिबल नहीं है यार, क्यों? वेरी गुड। तो जब वो एल्गोरिथम यहाँ पर खड़ा हुआ है, बस करें हंसे ना, सिर्फ मेरा और आप लोगों को मजाक है, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के ऊपर मजाक नहीं कर सकते। जब एल्गोरिथम चल रहा है और उसने इसको पिक कर लिया, तो उसके सामने कई और रिक्वेस्ट होंगी,
उनमें से कौन सा वाला पिक करेगा? जो अर्लीस्ट फिनिश, जो सबसे छोटा फिनिशिंग टाइम होगा, तो वो ये वाला पिक करेगा या ये वाला पिक करेगा? ये वाला, नीचे वाला पिक करेगा। ठीक है, तो वो ये वाला पिक करेगा। इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और इसलिए जो है कि इज ऑल्सो ट्रू फॉर आर। ठीक है, तो r-1 के लिए वो ट्रू था, r के लिए वो कंट्रडिक्शन के जरिए मैंने दिखाया वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो प्रोपोजिशन उसके लिए भी ट्रू है। तो बेस केस भी मेरा करेक्ट हो गया और इंडक्शन स्टेप भी करेक्ट हो गया। तो जो पिछले स्लाइड में हमने जो देखा था, लेमा देखा था, तो ये मेरा ट्रू हो जाता है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात 80-70% समझ आई है? सर एक पॉइंट नहीं समझ आया बस। ठीक है, तो आप भी ठीक है, बस हाथ नीचे हो गए कुछ। ठीक है, गुड जी, आप बताएं क्या? सर वो नेक्स्ट स्लाइड करना जरा। सर वो आपने किस बेस पे मतलब कहा है कि ये हम मतलब नहीं ले सकते, मतलब जो बड़े वाला था? अच्छा, तो एल्गोरिथम सेलेक्ट I of r-1, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद उसके सामने जो है ये कंपैटिबल इवेंट्स वाला आ गया, तो उसके सामने कई रिक्वेस्ट सामने होंगी। ठीक है, और जो इसके साथ ओवरलैपिंग है वो तो निकल जाएंगी, लेकिन इसके बाद वाली सारी की सारी पड़ी हुई होंगी। ठीक है, इसमें ये वाली रिक्वेस्ट भी होगी और ये वाली भी होगी। ठीक है, क्योंकि इनके फिनिशिंग टाइम डिफरेंट है, तो ये दो डिस्टिंक्ट रिक्वेस्ट है। तो एल्गोरिथम मेरा कौन सा पिक करेगा? एल्गोरिथम मेरा हमेशा अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम पिक करता है। ठीक है, तो इसका फिनिशिंग टाइम छोटा है इसका फिनिशिंग टाइम से, तो इसलिए ये वाला पिक करेगा। तो ये जो हमारी अजम्पशन थी कि ये मेरे पास फिनिशिंग टाइम आगे जा रहा है, ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। मेक सेंस? तो ये इसका मतलब है कि ये आपके में नहीं है, और मतलब जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि एल्गोरिथम जो हमारा है वो सॉल्यूशन सही नहीं दे रहा। सिर्फ इसने अभी ये किसने कहा ऑप्टिमम नहीं है? मैंने सिर्फ ये लेमा प्रूफ किया, मैंने सिर्फ ये दिखाया कि फिनिशिंग टाइम ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन फिनिशिंग टाइम ऑफ ओ करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट के लिए। करस्पॉन्डिंग एज इन फर्स्ट से छोटा होगा फिनिशिंग टाइम सेकंड का सेकंड। तो मैंने सिर्फ इतना बात की है, मैंने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट की कोई बात कहीं पर भी नहीं की हुई। ठीक है, वो आप अपनी तरफ से उसमें अल्फाज डाल रहे हैं मेरे मुंह में। सर हर स्टेप पे कंपैरिजन होती जा रही है हमारी, इस वजह से वो कभी भी बड़ा वाला उठाएगा ही। हाँ, इस तरह आप कह सकते हैं, वो एल्गोरिथम की नेचर इस तरह, मैं उसको इस तरह कहूँगी कि वो चूंकि वो सबसे छोटा फिनिशिंग टाइम होगा, तो नेचुरल है कि हमारे एल्गोरिथम के फिनिशिंग टाइम्स होंगे वो छोटे होंगे किसी और से या बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसका एम्फेसिस ही छोटे वाले फिनिशिंग टाइम पर है। कोई और एल्गोरिथम या कोई ऑरेकल किसी और तरीके से कर रहा होगा, या वो खुद जादू के जरिए हो जाता होगा। चलो ब्रेक करते हैं।